नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। पीएम मोदी ने देश को 50 दिन में बदलने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया। पीएम मोदी के संकल्प के साथ पूरा देश खड़ा हो गया। लेकिन क्या राज्यों की सरकारें, आपके जनप्रतिनिधि या आपके जिले का प्रशासन इस मुहिम में देश के साथ है? क्या काले धन से आजादी की इस जंग में हमारे वो नेता शामिल हैं जो करप्शन को जड़ से उखाड़ देने की लंबी चौड़ी बातें करते हैं? क्या आपके साथ कतार में आपके विधायक, सांसद खड़े हैं जिन्हें चुनने के लिए आप कतार में खड़े होकर वोट डालते हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हासिल किए बगैर पीएम मोदी का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। जी राजस्थान न्यूज 10 दिन में आए बदलाव की पड़ताल कर रहा और ग्राउंड जीरो से आपको बताएगा बदलाव कहां तक पहुंचा, लोग मोदी के इस फैसले के बारे में क्या सोच रहे हैं, काला धन रखने वालों में कैसा हड़कंप है और क्या 10 दिन के इस बदलाव को देखकर यह उम्मीद की जा सकती है कि 50 दिन बाद देश बदल जाएगा। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे थे, 50 दिन। मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और सारा देश साथ में है। तो नोटबंदी के ऐतिहासिक फैसले को 10 दिन हो गए हैं। तमाम विरोधों के बावजूद पीएम मोदी फैसले पर डटे हुए हैं। जनता फैसले का पूरा साथ दे रही है, लेकिन कई राज्यों की सरकारें उदासीन बनी हुई हैं, ठंडी पड़ी हुई हैं। 500 और 1000 की नोट मैं 125 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं जी। देश के अंदर तक घर कर चुके काले धन को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले को मोदी ने इतना कॉन्फिडेंशियल रखा कि उनके खास मंत्रियों और अधिकारियों तक को इसकी भनक नहीं लगी। नोटबंदी के ऐलान के साथ ही मोदी ने जाली नोटों की अर्थव्यवस्था को भी तोड़ दिया। विपक्ष की आपत्ति और हो हल्ले की भी परवाह नहीं की गई। मोदी अकेले अड़े रहे। आज इस फैसले को 10 दिन हो चुके हैं और वो आज भी फैसले पर अटल है। लेकिन इन 10 दिनों में जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो यही बताती है कि मोदी अकेले ही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पूरे देश की भलाई के लिए उठाए गए उनके इस कदम पर राज्य सरकारें मानो उदासीन हैं। केंद्र की किसी भी योजना को अमली जमा पहनाने और उसे सफल बनाने में राज्यों का बड़ा योगदान होता है, मगर काले धन के खिलाफ इस लड़ाई में ऐसा नहीं दिखता। बैंकों के बाहर लंबी लाइनें लगी है। जनता मोदी के जयकारे लगाते हुए नोट बदलवा रही है, लेकिन हर जगह से स्थानीय मशीनरी गायब। पोलियो जैसी मुहिम में घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाने वाले शिक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दूर दूर तक नजर नहीं आते। राज्य सरकार की योजनाओं की गली गली मुनादी पीटने वाली सरकार अधिकारी भी शांत है। साथ ही शांत है वो कलेक्टर और एसपी जो व्यवस्था का अहम हिस्सा है। नोटबंदी के इन 10 दिनों में एक भी तस्वीर ऐसी सामने नहीं आई जब कोई बड़ा पुलिस अधिकारी जनता के बीच गया और फैसले के पक्ष में जनता के साथ खड़े रहने की बात की हो, और ना ही कोई ऐसा कलेक्टर दिखाई दिया जिसने जनता में ये संदेश देने की कोशिश की हो कि देश के लिए ये फैसला कितना अहम है और ये घड़ी कितनी ऐतिहासिक है। आखिर इस रवैये का मतलब क्या निकाला जाए? क्या बदलाव के इस दौर में राज्य खुद भी भागीदारी से भाग रहे हैं? क्या ये मोदी की अकेले की लड़ाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जरूरी है कि कुछ सवाल पूछे जाएं। जी राजस्थान न्यूज बदलाव के 10 दिनों पर कुछ सवाल देश प्रदेश से पूछ रहा है। ये सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। सवाल यह है कि क्या काले धन से आजादी दिलाना सिर्फ पीएम मोदी की जिम्मेदारी है, बाकी कोई कुछ नहीं करेगा? अहम सवाल यह भी है कि क्यों राज्य की सरकारें शुद्धिकरण में सहयोग नहीं कर रही? सवाल यह भी जुबानी समर्थन से क्या काले धन से आजादी मिल जाएगी, बस कह देने से काम चल जाएगा? बैंकों में सहूलियतें बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों ने अभी तक किया क्या? सवाल यह भी कि बैंकों तक कैश पहुंचाने के लिए क्या प्रशासन भागीदार बना? क्या राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की कोई जिम्मेदारी इतने बड़े बदलाव के दौर में नहीं है?
क्यों देश हित के बड़े मुहिम को मोदी के भरोसे छोड़ दिया गया एक अकेले आदमी को लड़ने के लिए? सवाल यह भी कि काले धन से आजादी की मुहिम में राज्यों की भागीदारी क्यों नहीं है? जाली नोट से आजादी से क्या राज्यों की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी? बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता क्यों इसमें शामिल दिखाई नहीं दे रहे? क्या काले धन के खिलाफ लोगों को जागरूक करना नेताओं का काम नहीं है? राज्यों के प्रमुख सचिवों की क्या कोई जिम्मेदारी इसे लेकर नहीं बनती? करप्शन के खिलाफ बड़ी बातें करने वाले सड़क पर क्यों नहीं आ रहे? और क्यों देश के हजारों गैर सरकारी संगठन हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हैं? ये वो अहम सवाल हैं जिसके इर्द गिर्द सवाल पूछे जाने बहुत ज्यादा जरूरी है और जी राजस्थान न्यूज ये तमाम सवाल पूछ रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके सक्सेना साहब हैं, पूर्व सचिव है दिल्ली सरकार के, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सक्सेना सर, आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। हमारे साथ मधु शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महिला मोर्चा की, जुड़ी हुई है कोटा से। मधु जी, आपका स्वागत है। महेश मिश्रा जी है, महासचिव राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के। मिश्रा साहब, आपका स्वागत। अर्चना शर्मा जी, पीसीसी उपाध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ी हुई है। अर्चना जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। ललित, जी मीडिया संवाददाता जयपुर से, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जयपुर में इस वक्त क्या हालात हैं ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जो अहम सवाल, सक्सेना सर मैं आपके पास आ रहा हूं। मुद्दे की बात यही है, काम की बात यही है कि मोदी साहब कहते हैं, केंद्र सरकार कहती है, अपने बैंकों से अनुरोध करते हैं, बैंक पूरी जी जान से झुक जाते हैं, अपनी ताकत लगा देते हैं। लेकिन क्या इस बीच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदेश सरकारों की हो सकती है? प्रदेश सरकारों के पास इतनी बड़ी मशीनरी है, मैं आपसे जानना चाहता हूं वो कौन कौन सा सहयोग है? दर्शकों को थोड़ा सा एजुकेट कीजिए जो ऐसी मुहिम के दौरान प्रदेश सरकारों की तरफ से दिया जा सकता है। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो कदम है, जो 1000 और 500 के नोट या डिमोनेटाइजेशन, आर्थिक जो हमारी विनिमय का जो एक्सचेंज का माध्यम है, उसमें बड़े नोटों को पूरी तरह से उसका लीगल टेंडर खत्म कर देना, उसकी मान्यता को समाप्त कर देना, एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहे या रामबाण जैसा है, जो हमारे अर्थव्यवस्था में जो कैंसर जैसा रोग, भ्रष्टाचार का, क्राइम का और आपके काउंटरफीट करेंसी का, हर तरह से जो गैर कानूनी काम थे, ड्रग्स का, माफिया का, इवन जो राजनीतिक आपकी पार्टियां हैं, वहां जो इलेक्शन का जो सिस्टम है, जो चुनाव की व्यवस्था है, उसके अंदर भी काले धन का बहुत बड़े लेवल पर उसका उपयोग किया जा रहा था। और इस व्यवस्था को बहुत बड़ा एक झटका दिया है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कार्य किया है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इतने बड़े कार्य के लिए चूंकि बाकी जो राजनीतिक दल हैं, उन जिन्होंने अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है या दूसरे राज्यों में चुनाव है, इसके लिए अपनी तैयारियां काले धन की हुई थी और उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। इस कारण से ये राज्य सरकारें या उनके जो राजनीतिक नेता हैं इस मुहिम में नरेंद्र मोदी जी का साथ नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन राज्य सरकारों के पास पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो कि डिजास्टर और इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में कार्य करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, और उन्हें इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और अपने सर्विस कार्यकाल के दौरान भी बहुत सारे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं, जैसे जनरल इलेक्शन कराना या कोई बाढ़ है या इस तरह के खतरे के कार्य है। तो ये इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन थी, और इसमें रेवेन्यू के जो हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, तहसीलदार है, कानून गो है, पटवारी हैं, इन सबको जो इस प्रकार का प्रशिक्षण होता है और इसके लिए तैयार होते हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाना था, जिसमें कि राज्य सरकारों की भूमिका थी। लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी को पूरी तरह से उसके साथ जोड़ा जाना चाहिए था। और इसके लिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमारे बैंकर्स हैं, ये इस प्रकार के कार्य के लिए प्रशिक्षित नहीं थे, और ये इस तरह के काम करने का इनको कभी अवसर नहीं मिला था, न प्रशिक्षण मिला था। तो इस कारण से कुछ समाज में और हमारे जो भी जनता है उसको कुछ काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इतने बड़े कार्य के लिए छोटी सी जो हमारी बलिदान है या थोड़ी सी तकलीफ है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी हमारा उसके सहयोग है नरेंद्र मोदी जी के साथ। और पूरा देश चाहता है कि ये जो हमारे अंदर ये कैंसर जैसा रोग लगा हुआ है, क्राइम और ड्रग्स और काउंटरफीट करेंसी या माफिया क्राइम्स और राजनीतिक दल की जो लालच देकर के इलेक्शन जीतने का बीमारी तो है, इलाज भी किया जा रहा है। कि मरहम का डब्बा लेकर के राज्य सरकारें खड़ी नहीं हो सकती थी? यही तो वो सवाल है जिसको भी पूछा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही सक्सेना साहब बता रहे थे। मैं शुरुआत में चाहता था कि एजुकेट किया जाए कि साहब पूरी मशीनरी है, लेकिन फिर भी राज्य सरकारें बस ऐसा लग रहा है कि बाहर से समर्थन दे रही है, तालियां बजा रही हैं और अपनी तरफ से कोई सहयोग नहीं देना चाहती। मैं मधु शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं, और यह सीधा सवाल है मेरा आपसे, यह सीधा सवाल है, क्यों बस ताली बजा रहे हैं हम? क्यों बस आपकी सरकार ताली बजा रही है?
आपकी पार्टी ताली बजा रही है, खुश है, लेकिन जब सहयोग की बात आती है राज्य सरकार की तरफ से ढेले भर का सहयोग नहीं है अभी तक। कह देने से काम चल जाएगा क्या? मैं तो पूछ रहा हूं आपकी तरफ से क्या सहयोग किया गया? और सक्सेना साहब बता रहे थे अभी पूरी मशीनरी है, तो कहां है वो? मैं सारी मशीनरी है। मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक नासूर जैसी बीमारी को हटाने के लिए ये सर्जिकल ऑपरेशन किया है। मधु शर्मा जी प्रधानमंत्री के कदम का क्रेडिट लेना बंद कीजिए। पूरा संगठन, मधु शर्मा जी प्रधानमंत्री के फैसले का क्रेडिट लेना बंद कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं आपने सहयोग क्या किया? नहीं, क्यों नहीं ले हमारे अरे आपने किया क्या उनके सहयोग में? आपने क्या किया उनके सहयोग में? उनको तो जो करना था वो कर दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ आपने क्या सहयोग किया मैडम? आज तक कांग्रेस ने, ये बता दो आप क्या किया है? इतने वर्षों में कभी इस तरीके का निर्णय कांग्रेस ने लिया है क्या? आप ये बता दें मेरे को। अरे मैं कांग्रेस से नहीं पूछ रहा हूँ मैडम, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। आपके प्रधानमंत्री ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री, मधु जी एक सेकंड, एक सवाल आप शायद समझी नहीं, मुद्दा समझी नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। कांग्रेस की बात नहीं, मैं मुद्दा आपको समझाता हूं। मुद्दा ये है कि प्रदेश सरकारों की भूमिका क्या है, प्रदेश सरकारों ने अपनी भूमिका क्यों नहीं निभाई। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया, लोग उसमें अपनी तरफ से बलिदान देने को तैयार है। मैं ये पूछ रहा हूं सरकार की तरफ से सहयोग क्यों नहीं मैडम? सरकार की तरफ से सहयोग क्यों नहीं? प्रदेश सरकारें क्या कर रही है मैं पूछ रहा हूं, आपकी सरकार क्या कर रही है? प्रदेश पूरा सहयोग है, सरकार और पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस जो निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसमें पूरी तरीके से सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा रहा है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई सरकार या कैसे भागीदारी निभा रहा है? बस कहने से भागीदारी, मुझे बताइए ना मैडम, आपके कलेक्टर कहाँ है, आपके एसडीएम कहाँ है, आपके तहसीलदार कहाँ है, आपके पटवारी कहाँ है? क्या कोई हेल्पिंग हैंड है क्या? आप बताइए, कह दिया कि हम लोग साथ में, कहाँ साथ में मैडम? एक बता दीजिए ना जगह जहाँ पर साथ में नहीं कर रहे। क्या आपने प्लान तैयार किया, क्या खाका तैयार किया, मुझे बताइए। प्रदेश जानना चाहता है कि राज्य सरकारों ने अपनी भूमिका कैसे निभाई। ऐसा थोड़ी है, नहीं तो इतना अच्छी तरीके से जो सारे बैंक के कर्मी इतने अच्छे, हाँ वो आपके हाथ की बात नहीं है, बैंक कर्मचारियों के तो बातें आई, वो बेचारे लड़ रहे। अब मधु जी सुनिए, अब मधु जी सुनिए, कुतर्क नहीं, बैंक से भी है हमारे साथ, हमारे साथ महेश मिश्रा जी है। महेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ और मैं जानता हूँ नींदें बहुत से लोगों की पूरी नहीं हो रही, उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी हुई होंगी। जो काम आप लोग कर रहे हैं ना वो देश याद रखेगा लंबे वक्त तक। मैं चीज जानना चाह रहा हूं साहब, आपको जो सहयोग, एक्सपेक्टेड सहयोग राज्य सरकार की तरफ से मिल सकता था, क्या वो मिला? मैंने जिंदगी में इतना बुरा समय जो आज बैंक कर्मचारियों के समय है ना, मैंने कभी नहीं देखा। वाह। मैं बैंक ट्रेड यूनियन में पिछले 47 साल से काम कर रहा हूं और ऐसी कि आने वाले दिन, अच्छे दिन, मैं शिक्षा संकुल की तरफ, सरकार को अभी भी मैं कहना हूं कि शिक्षा संकुल में चले जाएं। एक महिला अपने घर से 4 महीने की बच्ची को वहां पर स्तनपान कराने के लिए उसको वहां बुलाया है। उस महिला की सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, आज उसको जो मेंटल टॉर्चर और मेंटल टेंशन दिया जा रहा है, और ये केवल एक महिला नहीं है, कितनी ही आज बैंकों में जो महिला है उनका नहाने का कोई साधन है, न कोई जाने का साधन है, न कोई उनके खाने का है, न कोई पीने का है। आज काउंटर के ऊपर अगर कोई जाता है, आज क्लरिकल स्टाफ इतना कम है, बैंक में जितना क्लरिकल स्टाफ आया सुन लीजिए, थोड़ी हिम्मत रखिए, जाता है। हाँ, 30% छोड़ के चला जाता है, इतना कम स्टाफ है। आज बजे से लेकर 4 बजे तक देश का वितरण होता है। ऐसा नहीं है कि कोई जान नहीं रहा है, बैंक कंपनी है और आप जाकर के मैडम आप जाकर के शिक्षा संकुल में देख लीजिए, वो मैडम वर्मा 4 महीने की बच्ची को स्तनपान करा रही है, नहीं करा रही है। और बैंकों के अंदर पूरे दिन मेरे पास में अभी बहुत सारी जगह से टेलीफोन आ रहे हैं, एक नया पैसा किसी ने नहीं दिया। इतने दिन हो गए बैंक कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, 9, 10, 11, 12, आज कितने दिन हो गए, एक किसी ने भोजन नहीं कराया, एक किसी ने सुरक्षा नहीं की। कहाँ है मैडम, जो प्रदेश सरकार को करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, आपने क्यों इसको अकेले मोदी साहब की लड़ाई बनाया? आपने बनाया इसको अकेले मोदी साहब की लड़ाई। ये कदम उठाया, सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है। मिश्रा साहब आऊंगा आपके पास में, मधु जी आपसे भी आगे जवाब लूंगा। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को हालात बताएं। ललित जी, ललित हमारे साथ है, ललित जयपुर से, ललित जी मीडिया संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। ललित, मैं सीधे आपके पास में आ रहा हूँ, थोड़ा सा बताइए फिलहाल स्थिति क्या है जयपुर की,
और क्या राज्य सरकार की तरफ से जो सहयोग एक्सपेक्टेड था, जो दिया जाना चाहिए था, जो सिर्फ कह के नहीं निभाया जा सकता, जो करके निभाना चाहिए था, क्या किसी ने कुछ निभाया है? थोड़ा बताइए, मधु जी हैं हमारे साथ। जी बिल्कुल राहुल, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक फैसले को 10 दिन हो गए हैं। चाहे राजनीतिक पार्टी हो या सरकारें हो, राज्य सरकारों ने कोई सहयोग नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री का जो सबसे अच्छा सहयोग किया है वह जनता ने किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय एसबीबीजे जो मेन ब्रांच है उसके हम एटीएम के बाहर खड़े हैं। यहाँ लाइनें अब कम हो चुकी हैं, अपेक्षा की तुलना में आधी से आधी लाइनें रही हैं। इसके साथ ही लोगों का आक्रोश उस समय ज्यादा फूट जाता है जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि आखिर राज्य सरकार या किसी भी जनप्रतिनिधि ने आपसे आके कोई चर्चा की, तो उनका यही कहना है कि यहाँ लाइनों में लगे रहते हैं लेकिन कोई नहीं आता। लेकिन बैंक जो कर्मचारी हैं, बैंक के जो एम्प्लॉय हैं, वह लगातार आके इनसे संपर्क करते हैं, इनको जो फॉर्म है उनका वितरण किया जाता है। इसके साथ ही इनकी जो परेशानी है उनका भी निपटारा किया जा सकता है। राहुल, आप देख सकते हैं कि अब बैंकों की लाइनें घटकर महज 20 से 30 रह गई है। इसके साथ ही जब बैंक अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि बैंक में जिस प्रकार से एटीएम में कैश डाला जाता है वह कैश लगातार डाला जा रहा है और किसी भी तरीके से कैश को कम नहीं होने दिया जा रहा है। इसी के साथ लोगों ने जो जज्बा दिखाया है वह कहीं ना कहीं ये बात, यानी लोग बिल्कुल बिल्कुल ललित, बात यही है, लोग अपने स्तर पर लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, बैंक कर्मी लड़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या, वो कौन निभाएगा? हमारे साथ कपिल भी जुड़े हुए हैं उदयपुर से। कपिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। कपिल, ये जानना चाह रहे हैं हम, जो प्रदेश सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए थी, जो कहते हैं कि साहब हम साथ में खड़े हुए हैं, हम कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, जो बन पड़ेगा करेंगे, क्या बन पड़ा और क्या किया? कपिल, थोड़ा सा बताइए। देखिए राहुल, आज सुबह 9 बजे से हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वहां पर हमने जो आज पूरे दिन में जो एनालिसिस किया है, कांग्रेस कहीं न कहीं इस फैसले के बाद में जो पब्लिक को जो तकलीफ हो रही है उसको मुद्दा बनाने में लगी हुई है, तो बीजेपी प्रधानमंत्री के फैसले का क्रेडिट कर लेने की कोशिश कर रही है। काम करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ बैंक कर्मी है। आम आदमी प्रधानमंत्री के इस फैसले में, तो आम आदमी प्रधानमंत्री की इस लड़ाई में बतौर सेना के रूप में लगी हुई है। आम आदमी परेशानी झेलने को तैयार है, लेकिन वो देश को बदलना चाहती है। इस समय कुछ लोग हमारे साथ में हैं, आपसे जानना चाहेंगे 10 दिन में कितना बदला है देश? जहां तक भारत सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का यहाँ की जनता, उदयपुर शहर की जनता स्वागत करती है। इस फैसले से जहां देश में एक तरफ भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, वहीं आतंकवाद पर भी रोक लगेगी। यहाँ का आम नागरिक भारत सरकार का साथ दे रहा है, जगह जगह इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। आप बताएंगे फायदा कितना होगा लोगों को इससे, और जो परेशानियां आपने झेली है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जहां तक फायदे की बात है तो यह एक दूरदर्शी जो कहा है भारत सरकार ने निर्णय लिया है, इसका आने वाले समय में बहुत ही फायदा मिलेगा, आमजन को फायदा मिलेगा। वहीं जहां लोगों को परेशानी आ रही है, पर इन परेशानियों को भी नजरअंदाज करके लोग बाग इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जहां आज आप सभी ने देखा होगा कि देश के प्रमुख समाचार पत्रों में एक सर्वे आया है जिसमें देश के 200 शहरों में करीब 10,000 लोगों का। आपसे जानना चाहेंगे, आप ये बताइए कि किस तरह से आप प्रधानमंत्री के फैसले के साथ में हैं, और जो परेशानियां झेली है उसको दूर करने के लिए क्या राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग आपके साथ आए? मैं और उदयपुर की जनता, जहां तक मैं लोगों से मिला हूं, उदयपुर की जनता इस फैसले से बहुत ही खुश है। पहले दिन जरूर कुछ परेशानी हुई थी, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से और जब लोगों ने पता लगाया भारत सरकार की जो योजना के बारे में, बहुत खुश है। ठीक है, जनता आम बात यही है कि जो जनता खुश है, जो अपने स्तर पर लड़ाई लड़ना चाहती है। कपिल, सवाल यही है कि आखिर प्रदेश सरकार की तरफ से जो एक्सपेक्टेड सहयोग था वो क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। सक्सेना सर से मैं सवाल पूछूंगा, वो भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। छोटे से ब्रेक का वक्त, मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर वापस आऊंगा। कांग्रेस से भी पूछूंगा कि साहब क्या प्रदेश सरकार की भूमिका कुछ हो सकती थी, और अगर हो सकती थी तो क्या निभाई गई? फौरन लौट रहे हैं। मैंने सिर्फ देश में सारा देश काले धन के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहा है। मोदी प्रधानमंत्री खुद ये लड़ाई लड़ रहे हैं, बैंक कर्मी दिन रात इस लड़ाई से लड़ते हुए जूझ रहे हैं। लेकिन क्या ये लड़ाई सिर्फ इनकी है? क्या प्रदेश सरकारों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और क्या वो सिर्फ शादी में घूमने आए हैं? ये बड़ा सवाल है जो जी राजस्थान न्यूज पूछ रहा है। जी राजस्थान न्यूज की मुहिम के बाद में अब काले धन पर पीएम की मुहिम में राज्य सरकार भी अपनी भागीदारी
सुनिश्चित करने की बात कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या केवल भागीदारी निभाने से जनता का भला हो जाएगा? क्या ये सिर्फ कह भर देने से, ये ज्यादा सही होगा कहना, क्या ये बस कह भर देने से जनता का भला हो जाएगा? काले धन पर पीएम की मुहिम, जी राजस्थान न्यूज ने उठाया बीड़ा। बदलाव के 10 दिन का हुआ असर, फैसले के समर्थन में आई राज्य तो ये सिर्फ कहकर समर्थन करने का वक्त नहीं है, कुछ करके समर्थन करने का वक्त है। और सवाल यही है कि आखिर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ किया गया, क्या कुछ उसकी मशीनरी ने किया। बीकानेर में नोट चेंज को लेकर अब बैंकों में लाइंस घटती जा रही है, लेकिन प्रशासन और नेताओं की ओर से जो पहल की जानी चाहिए थी वो दिखाई नहीं दे रही। रौनक से सीधे बात करते हैं, बीकानेर में 10 दिन बाद हालात क्या है? रौनक, बताएं। नोटबंदी को लेके पूरे 10 दिन बीत चुके हैं और 10 दिन में जिस तरह से सारी चीजें सामने निकल के आई, अगर हम बात करें बीकानेर की तो यहाँ लगातार जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही थी वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है, क्योंकि आज जिस तरह से बैंकों में और एटीएम पर जो कतारें पिछले कई दिनों से दिख रही थी उसमें कहीं ना कहीं जो है सुधार देखने को मिला है। आज बैंक्स में कम लोगों का पहुंचना था, क्योंकि जिस तरह से लगाम जो गड़बड़ियां जो लगातार पिछले कई दिनों से दिख रही थी उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने जिस तरह से पहल की, 4,500 से घटाकर जो लिमिट है वो 2,000 कर दी, तो जो गड़बड़ियां और जो गलत लोग पहुंच रहे थे नोट बदलवाने के लिए या पैसे लेने के लिए, उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगी है। अगर हम बात करें देर रात चूंकि अब होने आई है, शाम का वक्त ढल रहा है और अभी भी जो है लोग एटीएम पहुंचे, लेकिन जो तादाद है वो आप देख सकते हैं कि लोगों की कल के मुताबिक कम है। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कतार, जो एक लंबी कतार थी वो कहीं ना कहीं कम है। महज 8 या 10 लोग आपको नजर आएंगे जो एटीएम से पैसे ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पिछले कई दिन से जो कवायद चल रही थी कि लोगों को परेशानी हो रही है, सबसे बड़ा सवाल आज के जो पूरे सिनेरियो में 10 दिनों में जो देखने को मिला वो ये कि आखिर वो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता या सामाजिक संस्थाओं के जो वॉलंटियर्स हैं, जो समाज सेवा की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, आखिर वो कहाँ है जो आम जनता के लिए सड़कों पर दिखे? ऐसा कोई नजारा बीकानेर में नहीं देखने को मिला 10 दिनों में। अगर आज बात करें तो भी ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा था। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर आम जनता की सुध लेने वाले वो सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता आखिर कहाँ है? तो ये सवाल लगातार बना हुआ था। तो सवाल यही है, आखिर प्रदेश सरकार कहाँ है? यही हम सवाल। बहुत शुक्रिया आपका रौनक इस तमाम जानकारी के लिए। अर्चना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं चीज जानना चाहता हूं अर्चना जी कि क्या प्रदेश सरकार की कोई भूमिका हो सकती थी? क्या वो भूमिका निभाई गई? मैं चाहता हूं राजनीति से थोड़ा सा इतर बात हो आज। देखिए राहुल, राजनीति की कोई बात नहीं है। मैं सभी के व्यूज को भी सुन रही थी। एक प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे साथ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि हैं, बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। आप जिस चीज को मुहिम बात कह रहे हैं ना, मैं कहती हूँ वो तो एक फरमान था। अब ऐसे फरमान में बिना विचारे, बिना उसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रेपरकशंस को ध्यान में रखे हुए आपने एक अकस्मात एक निर्णय लिया। अब उसके बाद आप ही के शासित राज्यों में भी सरकारें यदि मदद नहीं करी तो उसका एक ही कारण है कि आपने फ्रंट एंड पर जो दिखाने का प्रयास किया, रियर एंड पे उसके लिए तैयारी नहीं थी। आज बैंक की जो दुविधा है वो तो शर्मा साहब ने बहुत अच्छे से बताई, मिश्रा साहब ने। और जिस प्रकार से हमारे साथ जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक एक्सीजेंसी थी, तो इकोनॉमिक एक्सीजेंसी को आप खुद क्रिएट करते हो, स्टेट वर्सेस पब्लिक हो जाता है। ऐसे में उस एक्सीजेंसी को मीट आउट करने के लिए उस एडमिनिस्ट्रेशन को तैयार करने की जिम्मेदारी उस मुहिम को लाने वालों की थी, जिससे सबको विश्वास में लेना। अब आप कहेंगे कि विश्वास में ले लेते तो ये काले धन को सफेद कर लेती जनता। अब मुझे बताइए कि जिस सर्कुलेशन में सिर्फ 3% लोगों के पास काला धन है और उस काले धन को क्या कोई होल्ड करता है, स्टॉक करता है? ये तो बिल्कुल ऐसी बात है जो कोई समझता नहीं हो वो इस तरह की बात कर सकता है। जो लाइनों में कतारों में लोग लगे हुए, रोजमर्रा कमाने वाले, रोज खाने वाले लोग हैं, उनको अपने ही पैसा लेने के लिए लाइनों में लग करके दुविधाओं का सामना करना है। मैं आज ये पूछना चाह रहा हूं कि साहब राज्य सरकार की क्या भूमिका हो सकती थी? राज्य सरकार किस तरह से हेल्प? मेरी बात सुनिए, राज्य सरकार मैंने आपको रोज डिबेट में मौका दिया अलग अलग विषयों पे। आज विषय थोड़ा सा ये है, हम थोड़ा सा इस पे बंधे रहेंगे तो बेहतर रहेगा। मैं ये चीज जानना चाह रहा हूँ, राज्य सरकार ने क्या वो सहयोग किया जो कर सकती थी? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने वो सहयोग किया जो वो कर सकते थे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जरूर कर रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर महिमा मंडन करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन सहयोग करे ऐसा कहीं नहीं देखते। ऐसा नहीं दिख रहा, ये काम की बात। मैं एक बार जाकर के मुझे थोड़ा सा बताइए, रेवेन्यू है, होमगार्ड है, लॉ एंड ऑर्डर है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो किस तरह से इससे आप इस पर कुछ कर सकता था
या सरकार क्या उसको इंस्ट्रक्ट कर सकती थी, या उसके पास क्या ऐसी शक्तियां थी कि वो अपने लेवल पर सहयोग कर सकता था? क्या हो सकता था? देखिए राहुल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा फैसला लिया तो जो राज्य सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी से शासित सरकार है, दूसरी पार्टियों के बारे में अभी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, थोड़ी देर बात कर सकते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसकी मुख्यमंत्री को अपने कक्ष में सभी सचिवों को और मुख्य सचिव के साथ में बैठ के एक मीटिंग करके एक एक्शन प्लान तैयार करना था और उस प्रकार के डायरेक्शन सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को देने थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, मैं खुद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुका हूं, वो अपने लेवल पे भी कार्य करते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा जनता की सेवा का कमिटमेंट होता है, वो खुद काफी काम करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा बजट लगता है, समय लगता है, और इसके लिए अगर राज्य सरकार की ओर से निर्देश होता है तो वो एक मुहिम चला करके, एक एक्शन प्लान बनाकर समयबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो जिला प्रशासन होता है, उसके पास में सारी सुविधाएं होती हैं, इमरजेंसी से मीट करने के लिए उसको पूरा अनुभव होता है। जिस प्रकार से इलेक्शन के अंदर बल्ली और बांस लगा करके अलग अलग टॉयलेट बनाए जाते हैं, सबकी लाइनें अलग बनाई जाती हैं, सरकार के पास न केवल सिविल पुलिस होती है जो कि थाने वाली पुलिस है, इसके अलावा होमगार्ड्स और पैरामिलिट्री फोर्स होती है, आपकी आर्म्ड पुलिस होती है, उन सब का सहयोग लिया जा सकता था। जो आपके कर विभाग होता है उसका सहयोग लिया जा सकता था। तो जो राज्य का जो प्रशासन है उसको पूरी तरह से इसके साथ गियर अप करना चाहिए था, और उसमें मुख्यमंत्री और जो मुख्य सचिव है उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो आपका आरएसएस का कैडर है उसकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती थी। जो एनजीओ विभाग, एनजीओ जितने सारे काम कर रहे हैं, जिनको समाज सेवा का बहुत बड़ा दम भरते हैं, उनका बहुत बड़ा इसमें रोल होता था। और इसके साथ में सिर्फ इतना बता दूं जनता की भलाई के लिए के बारे में अब ठीक है, अब ठीक है। मधु जी अब बताइए, इतने सारे सुझाव हैं जो सक्सेना साहब ने दे दिए, एक पर काम कर लेते, आधे पे कर लेते, मैं चौथाई पे कर लेते, किसी पे तो कर लेते। राहुल जी कि पूरा संगठन बीजेपी का पूरा के पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले ही कोर कमेटी की बैठक बुलाई है, सबको निर्देशित किया है कि ज्यादा से ज्यादा जाकर के सभी लोग बूथ तक के कार्यकर्ता, किसको निर्देशित किया, मैं जानना चाह रहा हूँ, किसको निर्देशित किया? और बैंक के बाहर जो लाइनें लगी, किसको निर्देशित किया? जनता पार्टी किसको निर्देशित? आपके कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया, वो तो आपके प्रदेश अध्यक्ष का काम है। पहली बात ये, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ मैडम, सरकार ने अपने स्तर पर क्या किया? किस डीएम को इंस्ट्रक्ट किया कि साहब आप ये व्यवस्था कीजिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत है, ये कीजिए पूरी। और परनामी जी खुद गए, खुद जा रहे हैं उनको के आगे और सबसे पूछ रहे हैं किसी तरीके की कोई परेशानी है या नहीं है। पर ऐसा कभी कांग्रेस ने नहीं करा है, ऐसा कभी कांग्रेस। अरे मैडम, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, अपनी ही सरकार को डिफेंड करने की स्थिति नहीं हुआ उनके साथ। अच्छा जी, एक मिनट, मधु जी सुनिए एक बार ठंडे दिमाग से, कैसे नहीं है मधु जी सुनिए, सवाल कांग्रेस बीजेपी का नहीं है मधु जी, आज हम पूछ रहे हैं आपकी सरकार ने क्या किया। ठीक है, काम की बात करता हूँ, उस तरीके का, ठीक है, काम की बात। मधु जी एक मिनट, आपको बता दूं ना, एक मिनट, अरे निबंध नहीं, आपने क्या क्या किया है? आप लोगों ने अपने बहुत सारे भाषण दे दिए, वो भाषण नहीं, काम की बात करेंगे आज। ठीक है, एक एक करके मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बैंक तक कैश पहुंचाने के लिए क्या कोई प्रशासन, आपके राज्य सरकार के किसी प्रशासन ने अपनी भागीदारी उठाई कि कैश पहुंचाने में अपनी गाड़ी लगा दे, अपनी तरफ से कोई एडमिनिस्ट्रेशन लगा दे? क्या किया? नहीं किया, केवल मोदी साहब के भरोसे छोड़ दिया। साहब उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है, आप लोग मोदी साहब के लिए ताली बजाइए, हम उसका क्रेडिट लेंगे। नहीं है, क्या किया आपने? सारा सीक्रेट मामला है और इस तरीके से लगा है कि सबको इन्वॉल्व इस सेंसिटिव मैटर में सबको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जी अर्चना जी कुछ जोड़ना चाह रही है? जी अर्चना जी। हाँ बिल्कुल राहुल, मैं बताती हूँ कि प्रदेश की सरकार क्या कर रही है ना, वो कोई नहीं, काले धन को कैसे सफेद करते हैं डिपार्टमेंट में, उस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। जेएसटीसीएल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पैसे को सफेद किया जा रहा है। जिस लोकल बच्चे लोग 10-50 डिबेट की गरिमा बनी रही, योजना कहाँ से बीच में आ गई? मैडम आप बिल्कुल डाइवर्ट कर देंगे मामले को। लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है मधु जी, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आज रात आपको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं ये कोशिश करता रहूंगा मधु जी, ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। प्रदेश की जनता, देश की जनता आपसे सवाल क्या पूछ रही है?
राजस्थान की जनता सवाल पूछ रही है कि प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से क्या भागीदारी निभाई। मिश्रा सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा सा आप इनको आसान लफ्जों में समझाइए, प्लीज समझाइए कि आप क्या हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं प्रदेश सरकार से, क्या हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं? राजस्थान के अंदर ये राजस्थान के अंदर ये राजस्थान सरकार, हाँ, आज भी प्रदेश की जनता 70% जनता गांव में रहती है। हाँ, आज गांव के अंदर जो कोऑपरेटिव बैंक के अंदर जिनके खाते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, आज उन बैंकों को ना तो नोट बदलने की स्वीकृति है, ना पैसा जमा करते हैं, ना किसी का पैसा निकालते हैं। आज उसके विरोध में हमने प्रदर्शन किया है। 22 को धरना देंगे, 25 को हड़ताल करेंगे। और हमारा कहना यह है कि गांव का आदमी जिसका केवल और केवल कोऑपरेटिव बैंक में खाता है, आपको मालूम है क्यों किया है? 2000 रुपए कोऑपरेटिव बैंकों पे रोक क्यों लगाई है? आपको कुछ भी नहीं मालूम है, आपको फिर बीच में बोलना आता है। अपनी पार्टी की नसीहत करवा रही हो या नहीं है? जो बैंकिंग के बारे में जब आपको जानकारी नहीं है, मुझे आप कह रही है कि 4000 से 2000 कर दिया, वो इसलिए कर दिया कि रिजर्व बैंक का पैसा सप्लाई नहीं हो रहा था, रिजर्व बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है। आपने जो 4000 से 2000 कर दिया, आज 2000 भी बंद कर दिया, क्योंकि बैंकों में पैसा नहीं है। एटीएम में कह रहे हैं केवल 3-4 अभी ये बता दो ना कि किसानों को कितना दे, उन्होंने एटीएम में डाल रखा है। शादी वालों को 2.5 लाख रुपया मधु जी मैं बताता हूँ, एक सेकंड मधु जी, आप करेंगे प्रधानमंत्री ने किया, आपने क्या किया? ये सब प्रधानमंत्री ने, मैं आपसे जो चीज पूछ रहा हूँ आप उसके जवाब नहीं दे रही, आप इतनी देर से प्रधानमंत्री के फैसले का क्रेडिट ले रही है, और यही दिक्कत है आपकी पार्टी की, यही दिक्कत है आपकी पार्टी की, यही दिक्कत है कि प्रधानमंत्री के फैसले का सब क्रेडिट ले रहे हो। दिन में आता था। एक सेकंड अर्चना जी, एक सेकंड अर्चना जी, मधु जी बताइए, करने का मधु जी बताइए, क्या सचिवों और प्रमुख सचिव का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि साहब इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है, आप ये काम कीजिए, ये आपको असाइन है, ये आप देखिए क्या किया। क्या मधु जी जो आपको इसका उत्तर देने में सक्षम नहीं है? मधु जी किया क्या? क्योंकि इनको नॉलेज है, इनके पास सोता रटंत है, इनके पास वो रेटोरिक है, पैरेटिंग है, मोदी जी के फैसले के बारे में महिमा मंडन कर सकते हैं, 34 मौतों के लिए जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इनकी विचारधारा से समझने वाले एक विचारक ने कहा है कि मोदी जी की इस मुहिम ने भारतीय जनता पार्टी के सुधाराघात में 34 लोगों की शहादत करवा दी है, उन्होंने शहीद का दर्जा निर्माण की है। राजस्थान में क्या हो रहा है आपको पता है? मधु जी मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, मधु जी मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अधिकारियों का मधु जी एक चीज का जवाब दीजिए। क्या बोलना चाह रही है? मधु जी पता है शर्मनाक बात क्या है? बोलने देती नहीं है। एक सेकंड अर्चना जी, एक सेकंड मधु जी, एक सेकंड मधु जी, आपको पता है आपके लिए पूरी जनता सड़कों पर खड़ी है, पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, पूरा होल्ड पर आ गया, व्यापार हो गया, हाहाकार मचा हुआ है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, किसान आत्महत्या कर रहा है, आप यहाँ तोता रेटन करके महिला मंडन कर रही हो। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाहर है? 8 साल हमारे इन्होंने बर्बाद। जनता कह रही है, आपके कहने से कह रही है जनता, आपको तो ये भी नहीं पता ये योजना क्या है, इसका क्या लाभ है, आपको जानकारी नहीं है। और आपके लिए मुख्यमंत्री ने, मुझे बताइए आपके लिए पता है मधु जी शर्मनाक बात क्या है? मैं बताता हूँ मधु जी आपके लिए शर्मनाक बात क्या है। एक सेकंड अर्चना जी, एक सेकंड अर्चना जी, मधु जी से मैं एक और सवाल पूछूं। मधु जी आपके लिए शर्मनाक पता है क्या? प्रधानमंत्री को अपने सांसदों को ये कहना पड़ता है कि आप शनिवार को रविवार को जाइए, अपने सो मोटो स्वतः संज्ञान से किसी को समझ में नहीं आया, साहब मुझे जाकर के बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की अकेले की लड़ाई बना दी आप लोगों ने, क्योंकि ये खुद काले धन के संचय करता है। अरे मैडम आप डिसाइड मत कीजिए ना प्लीज अर्चना जी, अर्चना जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप डिसीजन दे रही है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप अर्चना डिसीजन दे रही है। मैं आपसे डिसीजन थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं मधु जी से सवाल पूछ रहा हूँ। मधु जी बताइए प्रधानमंत्री की अकेले की लड़ाई है क्या ये? हाँ मैं बता रही हूँ ना आपको, आप कैसे कह रहे हैं कि हम साथ नहीं है, या हमारे सांसद साथ नहीं है, या हमारे एमएलए साथ नहीं है? आप किस तरीके से, आपका कौन सा सांसद पहुंचा प्रधानमंत्री के कहने से पहले? आपने कौन सी ऐसी योजना बना दी? आपने कौन सी बल्लियां लगवा दी? आपने कौन सा कैश पहुंचवा दिया? आपके कलेक्टर कहीं नहीं दिखे, आपका एसडीएम कहीं नहीं दिखा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कहीं नहीं दिखा। आप लोग खड़े खड़े तालियां बजा रहे थे और अब आप बोलते हैं कि नहीं, बता दूं सफल हो रहा है। अब आप बोलते हैं कि नहीं हम साथ में थे। प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। आप लोग पानी बांट के फोटो खिंचा रहे थे और आप कहते हैं कि नहीं हम साथ में। आपने एक आदमी को अकेले जूझने के लिए छोड़ दिया। मधु जी इस चीज को स्वीकार कीजिए। फोटो खिंचा रहा है, सब लोग लग रहे हैं,
आपने नहीं, फोटो तो दोनों पार्टी को खिंचाई है, आपके फोटो दोनों पार्टियों ने खिंचाई है और सिर्फ फोटो ही खिंचाई है। दिक्कत ये है या नहीं है? दिक्कत ये है। मैं सक्सेना साहब आपके पास में आ रहा हूँ। देखिए, काम की बात कर लेते हैं, आज रात को काम की बात नहीं। आपको नहीं लग रहा सक्सेना सर, आपने एडमिनिस्ट्रेशन में इतना लंबा अरसा बिताया, एक आदमी को अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल सही, कि वो भाषण दे, वो लोगों को जागरूक करे, वो जनता और सीधे बीच का कनेक्ट डेवलप करे, क्योंकि नाउमीदी है साहब, बीच का कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। सरकारों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है वहां पे सब अंकुश है, डॉट लगा है, फुल स्टॉप है। एक हेल्प हो जाती ना तो बहुत बड़ा काम हो जाता। नहीं लगता सक्सेना सर, राज्य सरकार इतना हेल्प कर सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राज्य सरकार का इसमें पूरा उत्तरदायित्व होना चाहिए था। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी से शासित प्रदेश हैं, हाँ, या केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां तो बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। मैं ये समझ सकता हूं कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों को काले धन में ये जो 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज किया है या इसका लीगल टेंडर बंद किया है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके जो चुनाव आने वाले हैं उसमें जो उनकी रणनीति थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। और जनता के लिए मैं एक बताना चाहूंगा आप सभी के लिए कि धन की 3 गतियां जो है चाणक्य ने बताई हैं। ठीक है, उनकी चाणक्य नीति में कहा गया है कि धन की 3 गतियां हैं, दानम, भोगम, नाशस तृतीया। अच्छा, गत्यम भवति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीय गति भवति। अर्थात इसका मतलब ये है कि सबसे अच्छी धन की 3 गति हो सकती है, अधिक से अधिक, जिसमें एक तो सबसे अच्छी गति है कि सबको दान दे दिया जाए। जो जरूरतमंद है उनको खाने पीने के लिए, कपड़े हैं, शिक्षा के लिए, परिवार के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा जो धनाढ्य लोग हैं जिनके पास धन है उसको दान दें। दूसरा है कि खुद उसको उपयोग में लाए अधिक से अधिक। अगर ये नहीं करते तो वो नष्ट हो जाएगा। ये चाणक्य ने हजारों साल पहले बता दिया। नष्ट कैसे हो जाएगा? या तो चोर चुरा ले जाएगा, या राजा उसको जब्त कर लेगा, या फिर वो टैक्स के रूप में भी ले सकता है, या फिर किसी आपातकालीन स्थिति में, यानी बाढ़ आ गई या कोई आग लग गई, उसमें भी नष्ट हो सकता है। तो जैसा आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में सारे लोग घर छोड़ छोड़ कर भागे, तो कितना पैसा ले जा सकते हैं, कितना सामान ले जा सकते हैं, कितना जो प्रॉपर्टी है उसमें लगाया वो ले जा सकते हैं, सब वही रह जाएगा। शरीर जब छूटता है तो इसके साथ कुछ जाता नहीं, ये सबको पता है। तो धन की जो ये 3 गतियां हैं ये हमारी जनता भी नहीं जानती, और हमारे अधिकारी भी नहीं जानते, और राजनीतिक दल ये भी नहीं जानते। और बहुत बड़ा जो ये एक रामबाण जैसा एक मास्टर स्ट्रोक हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो देश के लिए पूरी तरह से कमिटेड है, 100% कमिटेड है। हाँ। एक अकेला आदमी जैसे पूरी सेना की तरह लड़ रहा है। हाँ। उसके साथ लगी हुई है पूरी बैंक की पूरी टीम लगी हुई है, सुबह 8 बजे 9 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक काम कर रहे हैं। तो उसके पीछे उनकी सोच है। देखिए, बहुत एक सोचे समझे तरीके से उन्होंने कार्य किया। और उनको जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं आ रहा हूँ अर्चना जी, मैं एक बार थोड़ा सा जोधपुर से रिएक्शन ले लेता हूँ। मैं चाहता हूं जोधपुर से थोड़ी सी जानकारी ले लें। जोधपुर से ललित हमारे साथ, मैं आ रहा हूं सक्सेना सर, 1 मिनट में जोधपुर से रिएक्शन लेना जरूरी है। हमारे साथ ललित जुड़े हुए हैं, जोधपुर से जी मीडिया संवाददाता। 10 दिन बाद में जोधपुर के हालात क्या है, ललित सिंह जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उनसे जानते हैं। ललित, सुधार हुआ, कुछ नहीं हुआ? देखिए, 10 दिन बाद अगर बैंकों के बाहर तस्वीर की बात करें तो आज बिल्कुल शांतिपूर्ण तस्वीर नजर आई। लोग धैर्यपूर्वक बैंक के बाहर खड़े थे, एटीएम के बाहर खड़े थे, क्योंकि आज 500 के नए नोट आ गए तो लोगों में खुशी भी थी, क्योंकि अब जो 500 के नोट आए तो उससे कहीं न कहीं भीड़ में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन लोगों ने साफ तौर पर तारीफ की है मोदी सरकार की। परेशानी की बात उन्होंने कहा कि ये परेशानी महज 50 दिन की परेशानी है, और इस परेशानी को वो आराम से झेलने को तैयार है, इस तकलीफ को आराम से सहने को तैयार है। ये संकेत साफ तौर पर लोगों ने आज भी दिए हैं। तो कहा जा सकता है कि 10 दिन बाद भी लोगों का जो धैर्य है वो बना हुआ है, और लोग आराम से अपने नोट बदला रहे हैं, चाहे वो बैंक के बाहर हो चाहे एटीएम के बाहर हो, धैर्यपूर्वक अपना पैसा एटीएम से और बैंक से निकाल रहे हैं। बिल्कुल ललित, बहुत शुक्रिया आपके सुनाम जानकारी। ललित जी मीडिया संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। आज आराम है, जोधपुर में भी आराम है, जोधपुर में भी कुछ ईज आउट हुआ है, और धीमे धीमे करके ये सिचुएशन और ईज हो जाएगी। लेकिन सवाल यही है, क्या बैंककर्मी अकेले लड़ाई लड़े? क्या ये लड़ाई सिर्फ प्रधानमंत्री लड़े? क्या प्रधानमंत्री के जो सबसे रिस्पॉन्सिबल लोग थे या बीजेपी शासित सरकारें थी उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? उनको तो आगे चल के अपनी तरफ से काम शुरू कर देना चाहिए था। प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन कहां था? ये 100 बात की एक बात है, और हम ये सवाल पूछ रहे हैं, ये जवाब देना होगा कि क्या सिर्फ कहने भर से कि बहुत मास्टर स्ट्रोक है, बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री ने कर दिया, काम चलेगा? आपकी तरफ से किया क्या गया?
क्या एक व्यक्ति अपनी बहन की, अपनी बेटी की शादी करा रहा, बाकी क्या शादी में खाने आए, घूमने आए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे, चर्चा इस पर लगातार जारी रहेगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे, 50 दिन। मोदी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय है और सारा देश साथ में है। प्रधानमंत्री ने देश से 50 दिन मांगे, देश सहयोग कर रहा है, 10 दिन हो गए, देश जुटा हुआ है, वो चाहता है काला धन दूर हो, लेकिन प्रदेश सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। जहां पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो सकता था, बड़ी राहत जनता को भी पहुंचाई जा सकती थी, प्रधानमंत्री की मुहिम में अपनी भागीदारी निभाई जा सकती थी, आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या बस कहने भर से काम चलेगा? ये मूल सवाल है जो हम आज पूछ रहे हैं और जिसका जवाब आप हमें भी दीजिए, प्रधानमंत्री को भी दीजिए कि आखिर आपने भूमिका निभाई क्या बैंकों और एटीएम के बाहर। लेकिन एक बात अच्छी है कि नजारे बदल गए हैं, भीड़ कम हुई है, बैंकों के बाहर कतारें कम हो रही हैं, थोड़ा ईज हो रहा है। एटीएम के बाहर के नजारे बदले दिखाई दिए, सरकार के कदमों से लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर मिली। अब आफत के माहौल से जनता को राहत मिलने लगी है। सरकार के इन कदमों ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कम ही लोगों को थी। कम समय में सरकार ने जनता को मुसीबत से बाहर निकालते हुए उन्हें बड़ी राहत दी। इसका नतीजा ये है कि आज बैंक और एटीएम के बाहर भीड़ कम है। कैश एक्सचेंज लिमिट को 2000 रुपए करना सरकार का एकदम सही फैसला साबित हुआ। वहीं स्याही लगने से भी लोग अब एक ही बार नोट एक्सचेंज कर पा रहे हैं, जिससे लोगों का काम जल्द हो रहा है और जनता आफत से अब राहत महसूस कर रही है। भीड़ कम होने से क्या है, पब्लिक तो परेशान है। पब्लिक भीड़ से क्या, भीड़ तो पब्लिक 2,000 का कर दिया तो पब्लिक को भी सोचिए क्यों धक्के खा 2000 में। रियली अ यूजफुल थिंग कि आप पेट्रोल पंप्स के से निकाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं क्यू इतनी लंबी नहीं है। इट्स लाइक अ नॉर्मल डे। सरकार ने पेट्रोल पंपों पर पैसे निकालने की सुविधा भी शुरू कर दी है। पेट्रोल पंप से पैसे निकालने का फैसला लोगों की भीड़ को और भी कम कर रहा है। पेट्रोल पंप से लोग डेबिट कार्ड स्वैप करके 2000 रुपए और क्रेडिट कार्ड से 2500 रुपए तक का अमाउंट निकाल पा रहे हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एसबीआई के साथ मिलकर ये सुविधा दे रहे हैं। फिलहाल ये सुविधा करीब 2500 पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही इसे 20,000 पेट्रोल पंपों तक बढ़ाया जाएगा। 500 और 1000 के नोट्स बैन होने से लोगों को कैश की जो दिक्कतें हो रही हैं, इससे राहत देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब आप पेट्रोल पंप से भी 2000 रुपए निकाल सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। तेल कंपनियां इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के बड़े बैंक हैं, उनके साथ भी बातचीत कर रही है और जल्द ही कोशिश की जा रही है कि 20,000 पेट्रोल पंप पे ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं एटीएम के बाहर भी भीड़ कम करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। देश भर के करीब 22,000 एटीएम नए नोटों के मुताबिक कैलिब्रेट किए जा चुके हैं। एटीएम में बड़ी तादाद में नए नोट डाले जा रहे हैं, यानी हालात सामान्य करने के लिए बैंकिंग सेक्टर युद्ध